क्या आपने कभी ये सोचा कि जो चीजें हमें इन्वायरमेंट में दिख ही नहीं रही, साइंटिस्ट उस पे एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, या फिर क्यों हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं, या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हम साइंटिस्ट को कैसे पता कि उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ही गैसेज हैं। अगर आप ये सब जानने के लिए क्यूरियस हैं तो स्वागत है आपका क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये हमारा साइंस का बेस बनाता है। इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, दैट हाउ साइंस वर्क्स। साइंस काम कैसे करता है। साइंस इज नॉट जस्ट ओनली ए सब्जेक्ट, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। साइंस हमें एक थॉट प्रोसेस देता है, हमें सिखाता है कि कैसे इस दुनिया को देखना है, कैसे क्वेश्चनिंग पूछनी है। हाउ साइंटिस्ट थिंक, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो क्यूरियस होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। और why models, measurements and equations are important, ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। why do we study science, कि साइंस हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्या जरूरत है साइंस पढ़ने की। अगर तो हम इसे सिर्फ पेपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे, पास होंगे, लाइफ में कोई काम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इससे चीजें को सीखेंगे, क्वेश्चन पूछना सीखेंगे, तो हम इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखेंगे। हम हो सकता है कुछ नया इन्वेंट कर दें। यस। सो स्टार्ट करते हैं। साइंस सबसे पहले काम करती कैसे है। साइंस हमारी तीन चीजों पे बेस है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन और एक्सप्लोर। अब देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये हमारे आइंस्टाइन है, पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब हम सब ने एप्पल टूटा पेड़ से, नीचे गिरते हुए देखा। ये हमारे लिए एक फैक्ट बन गया कि ठीक है, कभी भी कोई एप्पल टूटेगा वो नीचे गिरेगा, या कोई भी फ्रूट होगा वो पेड़ से टूटेगा तो वो नीचे ही गिरेगा। लेकिन साइंटिस्ट जो हमारे आइंस्टाइन थे, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करा। उसने करा कि वाई ये हमेशा नीचे क्यों गिर रहा है। उन्होंने इसको बहुत ध्यान से देखा प्रोसेस को। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो उनके माइंड में ये चीज है यार, वाई वाई क्वेश्चन है ना। देन उन्होंने एक्सप्लोर किया चीजों को, उन्होंने इस पे रिसर्च करी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। जब एक्सपेरिमेंट किए तो वो एक कंक्लूजन में आए, और कंक्लूजन से हमें क्या मिला, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने ग्रेविटी बताई हमको कि क्योंकि हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण आसमान से गिरने वाली हर चीज धरती की तरफ अट्रैक्ट होती है। दिस इज हाउ साइंस वर्क्स। तीन चीजों का खेल है सिर्फ, ऑब्जर्वेशन, सही क्वेश्चन पूछना है, हमने क्वेश्चनिंग करनी है, एंड एक्सप्लोर करना है। अगर हम ये तीन स्टेप कर लेते हैं, देन हम एक साइंटिस्ट की तरह सोच पाते हैं। ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज मॉडल्स क्या होते हैं। जब भी बच्चे मॉडल सुनते हैं ना, ये वो वाला मॉडल नहीं है जो आपका रैंप वॉक पे चलता है, नहीं। मॉडल्स आर बेसिकली आर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग, यानी कि जो चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हमारे समझने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसका एक मॉडल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। अब देखा जाए तो इस हार्ट में बहुत सारी जो है हमारी वीन्स होंगी, है ना। बहुत सारे, हमारे को पता है इसमें चार चैम्बर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। लेकिन क्या मुझे इतना सब कुछ जानने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। मुझे इसमें से सिर्फ ये जानना है कि इसका काम क्या है, कि वाई वी नीड अवर हार्ट। हमारे हार्ट का जो मेन काम है वो ये है कि ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, ब्लड को पंप करना हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, सिर्फ इतना ही। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, जब हम मॉडल्स को बनाते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर भी करते हैं। इग्नोर भी करते हैं मतलब जैसे इसमें मैंने आपको बताया बहुत सारी वीन्स होंगी, हमने उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था, जो मेन चीज हमको सीखनी थी, वो थे चार चैम्बर्स इस हार्ट के। ठीक है। अब जैसे जो ये अर्थ का मॉडल है, ये ग्लोब है बेसिकली। तो अब देखा जाए तो जो हमारी अर्थ है वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, लेकिन जो हम ग्लोब बनाते हैं उसको हम परफेक्ट सर्कल बनाते हैं, क्योंकि हम कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ताकि हम उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन सोच पाए। ये हमारा एक एटॉमिक मॉडल है। एक्चुअल में जो एटम होता है ना, इस एटम के अंदर हमारा न्यूक्लियस भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। पर अगर मैं इतनी सारी चीजें अगर यहाँ पे बना देता, तो क्या मैं इसको अच्छे से समझ पाता? नहीं। मुझे तो सिर्फ उसका एटॉमिक मॉडल समझना था ना,
सो इसीलिए जब हम मॉडल्स बनाते हैं तो जो चीज हमें सीखनी है हम सिर्फ उस पे कंसंट्रेट करते हैं, हम बाकी चीजों पे कंसंट्रेट नहीं करते। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मेरे पास ये वाला। लाइक हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीजें हमारे लिए मैटर करती है और कौन सी चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती, ताकि जब हम मॉडल बनाए तो हम ये बता सके कि कौन सी चीजों को हमने मॉडल में रखना है, कौन सी को नहीं रखना। सो देखो, अब मान लो ये एक क्रिकेटर है, इसकी तरफ एक बॉल आई, इसने बॉल को बहुत जोर से मारा, ठीक है। अब हमको जो है प्रिडिक्ट करना है, हमें सोचना है कि जो ये बॉल है, क्या ये स्टेडियम के बाहर जा पाएगी, क्या इस बॉल पे हमको सिक्स मिलेगा। तो हम जो है एक गैस करेंगे सिर्फ। तो इसका एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा, ट्रेजेक्ट्री बनेगी, ट्रेजेक्ट्री के अकॉर्डिंग ये बॉल हमारी जो है ऐसे ट्रेवल कर रही है। क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, इस टाइम पे हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उसने जो है बैट कितने फोर्स के साथ घुमाया, है ना। जो हमारी बॉल है वो बैट के बॉटम पे लगी या नहीं, जो बॉल है ये ग्राउंड लेवल से कितनी ज़्यादा हाइट पर है, या फिर कितनी स्पीड के साथ बॉल जो है हमारी बाहर जा रही है, यही चीजें मैटर करेगी। या फिर ये चीजें मैटर करेगी कि इस बॉल का कलर कौन सा है। या फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये बैट एमआरएफ का था या फिर सीएट का, नहीं ना, ये चीजें नहीं मैटर करेगी। जो चीजें हमारे लिए मैटर करेगी सिर्फ उन चीजों को हम मॉडल में लेते हैं। इसी तरह से हमारी ट्रेजेक्ट्री बनती है, हम उसमें ये सब नहीं देखते कि बॉल का कलर कौन सा है, बैट का ब्रांड कौन सा है। सो दिस इज हाउ वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि हमें क्या रखना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमें नहीं रखना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन इग्नोर सम डिटेल्स। ओके, या सो नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ साइंस। अब जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, हर मैथ में अपनी एक लैंग्वेज है उनकी, हिंदी अपनी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश अपनी एक लैंग्वेज है, साइंस की भी अपनी एक लैंग्वेज है। अगर आप जब साइंस की दुनिया में आओगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप सुनोगे, क्योंकि साइंस जो है बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करता है। कुछ कॉमन वर्ड्स पूरी वर्ल्ड में घूम रहे हैं साइंस के रिलेटेड, जैसे कि आपने सुना होगा फोर्स। जब एक नॉर्मल इंसान फोर्स सुनता है तो वो सोचता है कि आर्म फोर्स की बात हो रही है, पुलिस फोर्स की बात हो रही है। बट जब हम साइंस की दुनिया में होते हैं तो हमें पता है फोर्स का मतलब होता है पुल या फिर पुश करना, वर्क। जब हम किसी को वर्क बोलते हैं तो वो सोचता है यार मुझे कोई काम दिया होगा, लेकिन साइंस की दुनिया में वर्क का मतलब होता है एनर्जी, कि कितनी एनर्जी यूज करी हमने। जब मैं बोलूंगा सेल तो आप हो सकता है घड़ी के सेल या फिर रिमोट के सेल सोचें, बट ये जो सेल है हमारा, ये बॉडी सेल है, ये हमारा टिश्यू के अंदर मिलने वाला सेल है। रिएक्शन, रिएक्शन हो सकता है आप सोचो कि प्रतिक्रिया, भाई क्या रिएक्ट किया उसने मेरी बात की तरफ, नहीं। रिएक्शन हमारे लिए केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पे। ये साइंस की दुनिया है, साइंस की दुनिया में साइंस के अपने वर्ड हैं, उनका अपना ही एक अलग से मतलब होता है। अब ये जो वर्ड्स हमने सोचे अभी बनाए यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने, फोर्स, वर्क, सेल, रिएक्शंस, इन सब को अब हम पूरा पूरा नहीं लिखते कि बार बार मैं फोर्स लिख रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने सिंबल्स बनाए। मैंने मास को एम से डिनोट करा, वेलोसिटी को वी से डिनोट किया, फोर्स को मैंने बोला भाई आप एफ हो, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो इसको मैं एस से डिनोट करता हूँ, है ना। ऐसे ही हमने जो है सिंबल्स बनाए। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मेरे पास सिंबल, ठीक है, और एक मेरे पास आता है यूनिट। दोनों में बहुत ही छोटा डिफरेंस है, कई बार बच्चों को इसका डिफरेंस ही नहीं पता होता। जो बेसिकली सिंबल है ना हमारा, वो हम वर्ड का बनाते हैं। सो जैसे कि अगर मेरे पास स्पीड एक वर्ड है तो इसका सिंबल जो है वो है एस, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो यूनिट है, यूनिट मुझे बताती है कि मैं स्पीड को मेजर किस में करता हूँ। यूनिट स्पीड को मैं मेजर करता हूँ सेकंड में, या फिर किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में। ओके, सो यूनिट्स आर बेसिकली द मेजरमेंट यूनिट, बट सिंबल इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड, कि वर्ड को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट। ठीक है यार, अब आपने सोचा होगा कभी ना कभी कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं, आप अगर मैथ करते हैं तो मैथ में आपको हमेशा बोला जाता है कि अगर आप लेट कर रहे हो एज को, लेंथ को, ब्रेथ को, तो उसके पीछे बताओ कि आपने जो लेट किया है वो क्या है, वो ईयर्स है, वो मीटर है, सेकंड है, किलोमीटर है, क्यों, है ना, क्यों। द क्वेश्चन इज वाई, क्यों यार इतना लिखना है, नहीं लिख रहे हम, बट वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है,
क्योंकि एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये एक प्लेन है, ठीक है, मान लेते हैं ये अभी इंडिया में है। इसको इंडिया से जाना था, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है इसमें अब पेट्रोल है ना, फ्यूल अप होना है, इसको फ्यूल अप होना है। फ्यूल अप होने के लिए इसमें अब हम पेट्रोल डाल रहे हैं, मान लो, ठीक है, वैसे एनर्जी गैस लगती है तो हम पेट्रोल डाल रहे हैं। इंडिया में जो हम पेट्रोल को मेजर करते हैं, जो इसकी यूनिट हम जानते हैं, जो इंडियंस जानते हैं, मान लेते हैं वो हम लीटर में करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है इसको तो हम केजी सेंटीमीटर क्यूब में करते थे। थोड़ा सा अजीब लगा। यस। जो हम लीटर में करते थे, तो हमने क्या करा, इन्होंने हमको बताया कि आप ऐसा करो, 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब फ्यूल इसमें डाल दो। हमने क्या करा, 1000 लीटर फ्यूल इसमें डाल दिया। अब हमारी जो यूनिट्स हैं, हमें उन्होंने हमें ये नहीं बताया कितना डालना है, उन्होंने बताया भाई 1000 फ्यूल डाल दो। हमने भी कहा ठीक है 1000 लीटर ही हो तो होगा, तो हमने 1000 लीटर डाल दिया। इससे क्या हुआ, जब हमारा प्लेन उड़ा, तो भाई बीच रास्ते में इसका फ्यूल जो है एंड हो गया। इनको इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें हमने 10 kg पेट्रोल या फ्यूल कम डाल दिया था। देखा, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने मिलकर ये डिसाइड करा कि पूरी वर्ल्ड में हम कुछ स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर देंगे कि अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो उसको आप लीटर में ही काउंट करोगे, अगर आप स्पीड की बात कर रहे हो तो आप उसको सेकंड्स में काउंट करोगे, अगर आप टाइम बोल रहे हो तो आप उसको टी में काउंट करोगे। दिस इज हाउ हमने कुछ यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया, जिसको हम कहते हैं एस आई यूनिट्स, स्टैंडर्डाइज यूनिट्स। बेसिकली जो हमारा लेंथ था, लेंथ का सिंबल होता है एल, उसको हम मीटर में जो है, मीटर उसकी यूनिट है, मीटर में मेजर करते हैं। मास को हम करते हैं किलोग्राम में, ठीक है। टाइम को हम करते हैं सेकंड्स में। इलेक्ट्रिक करंट को हम करते हैं एम्पियर में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम करते हैं कैंडला में। टेम्परेचर हम केल्विन में डिसाइड करते हैं। एटमॉस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल्स में डिसाइड करते हैं या मेजर करते हैं। अब सोचो, अगर आप कह रहे हो कि आपके यहाँ पे 100 केल्विन टेम्परेचर है, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ यार 100 डिग्री टेम्परेचर, कितना फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए हमने कुछ यूनिट्स को जो है फिक्स कर दिया, सो दैट कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो या फिर ऐसी ट्रेजेडी फिर से ना हो जाए। दिस इज अ रियल वर्ल्ड केस स्टडी बाय द वे। ओके। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लॉज। लॉज होते क्या है? लॉज आर बेसिकली अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक एक्शन होता है जो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप इस बस में जा रहे हो, आपके अकॉर्डिंग ये बस जो है ट्रेवल कर रही है, ये बस जो है एक मोशन में है ना। तो जब बस ट्रेवल करती है तो बस मोशन में है, उसमें हम बैठे हैं, साइंस के अकॉर्डिंग हम भी मोशन कर रहे हैं, है ना। तो जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारी बॉडी आगे को, है ना, फोर्स लगता है हमको। दिस इज अ लॉ। ये एक फिनोमिना है जो हमारे नेचर में लगातार हो रहा है। इसमें हम जो है बार बार होने वाली चीजों को बस नोटिस करते हैं कि हमारा जो एप्पल है वो नीचे गिर रहा है तो ठीक है, नीचे गिर रहा है ना। कोई भी साइंस की अगर कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो हो रहा है, ठीक है। उसको हम लॉ में हम काउंट करते हैं कि कोई चीज हो रही है। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी में हम लॉज के पीछे का रीजन ढूंढते हैं। अब लॉज में तो हमने कहा कि ठीक है कोई चीज हो रही है, अब क्यों हो रही है वो हम पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर। अ साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ, कि क्यों और कैसे कोई भी चीज जो है हमारे इन्वायरमेंट में हैपन या हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जब मैं एविडेंस बोल रहा हूं, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, ये एक जनरल रूल और आइडिया होता है दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई साइंस। इट हेल्प्स अस, ये हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि जो हमारा थ्योरी में या फिर लॉ में जो चीज हो रही थी, जो ग्रेविटेशन हो रही थी, ग्रेविटेशन लॉ लग रहा था, वो क्यों लग रहा था, कैसे लग रहा था, उसको हम इम्प्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लॉ की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो चीजें हमारी हैं वो हमेशा नीचे ही गिरती हैं।
सो नेक्स्ट इज पावर ऑफ प्रेडिक्शन। पावर ऑफ प्रेडिक्शन क्या है? अगर मैं साइंस की बात करूं तो आपने अक्सर जो है अपने फोन में, है ना, वेदर रिपोर्ट तो जरूरी देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक हफ्ते तक की वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं। तो जो वो वेदर रिपोर्ट है वो हमको आई कैसे, वो हमें कैसे पता लगा कि आज से 2 दिन बाद मंगलवार को कौन सा टेम्परेचर होने वाला है ना, कितना टेम्परेचर होने वाला है, धूप निकलेगी, सूरज निकलेगा, बारिश होएगी, छाता लेके जाना है नहीं जाना है, वो कैसे, हाउ? सो साइंस है ये हमेशा, आज से नहीं, जब से ये चीजें हो रही हैं तब से साइंस इन चीजों को पढ़ रहा है, रोज रोज पढ़ रहा है। तो रोज जैसे मान लो आज जो है टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री था, है ना, जो हमारा जो, अच्छा ठीक है, मैं आपको इस चीज पे मैं भी आऊंगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो तुक्का मार रहा है, नहीं, साइंस कभी भी तुक्का नहीं मारता। साइंस बातें करता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है, साइंस के पास बहुत सारा डाटा है, उस सारे डाटा को यूज करके वो एक छोटी सी भविष्यवाणी करता है, एक प्रिडिक्शन करता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अब एक चीज हो सकती है कि आज गुजरात और क्या कहते हैं पंजाब का मैच है, कौन जीतेगा, तो बैठ के भाई हम गेस कर रहे हैं कि आज तो गुजरात जीतेगी, नहीं तो आज तो पंजाब जीतेगी, बट नहीं, साइंस ऐसे नहीं करता। साइंस एविडेंस लेके आता है। अगर मैं टेम्परेचर को, अगर मैं वेदर को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि उसका टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर प्रेशर कितना है ना, एयर की स्पीड कितनी है, कितनी गति से जो है हवा बह रही है। इन सब चीजों के बेसिस पे जो है साइंस प्रिडिक्ट करता है कि कैसा टेम्परेचर रहने वाला है। ओके, सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्शन एंड गैस। गैस जो होता है वो हम बिना किसी साइंटिफिक मेथड के कर देते हैं, प्रिडिक्शन बहुत सारा डाटा होता है हमारे पास, हम उसको देखते हैं फिर प्रिडिक्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, समटाइम प्रिडिक्शन फेल्स होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और साइंस क्या करता है, फेल, जब भी कोई प्रिडिक्शन फेल होती है तो उन, वो तो और खुश होते हैं कि हमें कुछ एक नई चीज सीखने के लिए मिली। क्योंकि अगर कोई प्रिडिक्शन हमारा फेल हो रहा है, सो इट मीन्स कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस बना होगा जो आज से पहले कई सालों में कभी बना ही नहीं। अगर वो पहले कभी बना ही नहीं तो हम उसको कैसे प्रिडिक्ट कर पाते? सो इसीलिए तो आप देखेंगे कई बार जो हमारा वेदर ऐप होता है वो हमको जो है एक साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे पूरे हफ्ते की जो है रिपोर्ट देता है। इसमें से जो सबसे एक्यूरेट होते हैं वो हमारे मंडे ट्यूसडे होते हैं। अगर आप अभी सैटरडे संडे में एग्जिस्ट कर रहे हो, है ना, अगर आप यहाँ पे हो तो आपके जो अगले 2 दिन की रिपोर्ट है ना ये बहुत एक्यूरेट होती है। विद द टाइम आगे जाते जाते जो हमारी वेदर की प्रिडिक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि इन 2 दिनों में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, और जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारी प्रिडिक्शन भी बदलती जाती है। ओके, सो दिस इज हाउ पावर ऑफ प्रिडिक्शन। साइंस के पास बहुत सारा डाटा है, वो उसको यूज करके प्रिडिक्ट करता है, और जब भी हमारी प्रिडिक्शन फेल होती है तो साइंस खुश होता है क्योंकि आज उसे कुछ नया सीखने के लिए मिला है। ओके, यस, सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, ये एस्टिमेशन है क्या? बेसिकली एस्टिमेशन हम नाम से ही क्लियर कर रहे हैं, एस्टिमेट लगाना, किसी भी चीज का एस्टिमेट लगाना। तो मैंने यहाँ पे जो है एक हर्ट का एग्जांपल लिया है। बेसिकली अगर आप देखो, हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन का जो हर्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स, है ना। ओके, सो एक दिन में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं? 1440 मिनट्स होते हैं हमारे पास, है ना। सो अगर देखा जाए तो एक दिन में हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार बीट करेगा? कितनी बार बीट करेगा? 72 मल्टीप्लाई 1440, सो इट विल बी अराउंड 130336। बट इट्स अप्रोक्सीमेट, सो जब मैं अपने इज इक्वल्स टू के ऊपर ऐसा ऐसा बना देता हूँ ना लेटा हुआ, सो इट मीन्स अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज इट्स नॉट मैंडेटरी, नॉट कंपल्सरी कि जो आपका हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार ही धड़केगा। अगर आप रनिंग कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा ब्रेथ रेट, है ना। अगर आप सांस तेज तेज लोगे तो आपका हार्ट तेज तेज पंप करेगा। एग्जैक्टली exactly. कई बार जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा हार्ट एकदम रिलैक्स मोड में होता है, ये स्लो पंप भी करता है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार ही धड़केगा। सो 72 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इट
इसीलिए जो है हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं कि ये लगभग लगभग जो है 13,336 बार जो है धड़केगा। ठीक है, यस, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है प्रिडिक्शन, हमारी एस्टिमेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकालते हैं हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अराउंड ही हमारा जो है नंबर वेरी करता है, या तो इससे 5 प्लस हो जाएगा या 5 माइनस हो जाएगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब जैसे इसका इंपॉर्टेंस देखो, एक एक चीज़ और समझाता हूँ। अब मान लो ये आपका एक जो है ना, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बट ये एक ताबूत है। ठीक है, ठीक है, मान लो आप इसमें जो है बंद हो गए, आप जिंदा हो और आप इसमें बंद हो गए, किसी तरह से अनफॉर्चुनेटली आप बंद हो गए। सो इस ताबूत के अंदर कुछ ना कुछ एयर रही होगी, है ना, कुछ ना कुछ एयर रही होगी। तो मेरे पास एक आइडिया है, अब पुलिस आपको ढूंढ रही है, तो पुलिस बैठ के पहले हिसाब लगाएगी कि आप इस ताबूत के अंदर कब तक जिंदा रह सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई बंदा 1 मिनट में 72 बार जो है ब्रीथ इन करता है, तो वो इस के वॉल्यूम के हिसाब से निकाल लेंगे कि इसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट होगी, और वो आपके आवर्स निकाल सकती है कि कितने घंटे आप इस ताबूत के अंदर जिंदा रह पाओगे, सांस ले पाओगे। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, ये चीज आपको आई होप समझ आई होगी। एस्टिमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी। सो बेसिकली जब मैं इंटरडिसिप्लिनरी बोल रहा हूँ, सो इट मीन्स साइंस को जो है हमने डिवाइड किया है। साइंस को हमने डिवाइड किया है केमिस्ट्री में, मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ, फिजिक्स में, है ना, बायोलॉजी में, और कहीं ना कहीं जो है मैथ भी जो है हमारा एक पार्ट रहता है। जो ये चार हमने डिस्ट्रीब्यूशन करे, ये चार डिस्ट्रीब्यूशन हमने हमारे ईज के लिए करे, ताकि हम जो है साइंस को अलग अलग चार हिस्सों में पढ़ पाए, इजिली पढ़ पाए। ठीक है, इसीलिए करें। अदरवाइज ये चारों चीजें जो है मिला के साइंस बनती है। इसी को हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी। साइंस जो है इन सबको मिला के बनती है। अब इसका एग्जांपल देखो, कोरोना वायरस सबने देखा। तो जो हम मास्क पहनते थे, जो हम मास्क पहनते थे, क्या इसके पीछे सिर्फ सिर्फ बायोलॉजी थी या सिर्फ फिजिक्स थी? ऐसा नहीं था ना, इसके पीछे साइंस थी। देखो, फिजिक्स हमें बताते थे कि एयर फ्लो कितना है। हम कहते थे ना 1 गज की दूरी या 10 फीट की दूरी बना के रखो। क्यों? क्योंकि जो हमारा एयर का प्रेशर है, जो हमारा एयर फ्लो है, वो कुछ एक डायमीटर तक ही रह पाता था, है ना। फिजिक्स आ गई हमारी। केमिस्ट्री, जो हमारा मास्क है वो कौन से मटेरियल का होना चाहिए, केमिस्ट्री आ गई हमारी। बायोलॉजी, जो हमारा वायरस है वो फैल कैसे रहा है, हम अब छूने से भी फैल सकता है, सांस से भी फैल सकता है। सो ये हमें बायोलॉजी के टर्म्स में हमने इसको पढ़ा कि वायरस हमारा फैल कैसे रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका एंटीडोट कैसे बनेगा। हमने मैथ में देखा उसकी एफिशिएंसी क्या है, कि अगर किसी बंदे को एक बार कोरोना हो गया तो वो जी पाएगा या नहीं जी पाएगा, उसकी कितनी टेंडेंसी है, कितनी एफिशिएंसी है उस वायरस की। सो इन सब चीजों को मिला के जो है साइंस बनती है। इसीलिए कहते हैं साइंस के अंदर सब कुछ आता है। तो ये जो चार हमने इनको तोड़ा है ना, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए तोड़ा ताकि हम इनको अलग अलग पढ़ पाए। ठीक है, सो साइंस इज कनेक्टेड। या last is the conclusion. So basically this is all that we have to read or write in this chapter. कंक्लूजन हमें क्या कहता है कि साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस हमें सिखाता है कि इस दुनिया को कैसे देखना है, कैसे सोचना है, मॉडल्स की हेल्प से, यूनिट्स और लॉजिक्स को लगाना है हमने। और इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि ये दुनिया एक्चुअल में है क्या। अगर हम कह रहे हैं कि आसमान नीला है, तो आसमान नीला क्यों है? अगर सूरज जो है ईस्ट से उग के वेस्ट में सेट हो रहा है, तो क्यों? वाई दिस क्वेश्चन राइज। जब आप ये वाई बोलना सीख जाओगे ना, सही जगह पे अगर आप वाई सोचोगे, तो डेफिनेटली योर थिंकिंग विल बी इंक्रीज, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। आप अच्छे क्वेश्चन अगर पूछोगे तो डेफिनेटली आप साइंस को मास्टर कर लोगे। सो साइंस टीचर्स, साइंस हमें सिखाता है, ये नहीं सिखा, साइंस टीचर्स हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है, नॉट व्हाट टू थिंक, कि क्या सोचना है, कैसे सोचना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो कीप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल पे मैं 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी का सारा साइंस कवर करने वाला हूँ। और विद टाइम मैं यहाँ पे मैथ भी कवर करूंगा, तो अपने दोस्तों को बुला लो, क्योंकि फ्री में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।